इन्होंने मुझे हल्के में लिया है। पूरी ऊर्जा के साथ कर्तव्य पथ के साथ अभिनंदन और वंदन। बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ। प्रधानमंत्री महोदय, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। पूरी ऊर्जा के साथ कर्तव्य पथ के साथ अभिनंदन और वंदन। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है मुकाबला का। क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मुकाबला होने जा रहा है? पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, उससे क्या समझा जाए? शिवसेना के अध्यक्ष और मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए कहा कि उन्हें हल्के में न लिया जाए और इसी के साथ वो 2022 की याद दिला रहे हैं। तो उन्हें हल्के में कौन ले रहा है? क्या राज्य की सियासत में एक नया मोड़ आ रहा है? क्या एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस में सब ठीक है? शिंदे की तमन्ना क्या है? हर सवाल पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज एक स्वर्णिम युग की शुरुआत इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। देवी और सज्जनों, इन्होंने मुझे हल्के में लिया है। इसे एकनाथ शिंदे की धमकी समझे या चेतावनी, लेकिन शिंदे के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ये सवाल उठने लगे कि क्या महायुति में बीजेपी और शिवसेना के बीच कोल्ड वॉर तो नहीं चालू हो गई, क्योंकि इसका असर दिल्ली में भी देखा गया। गुरुवार को दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण था। बीजेपी और एनडीए के घटक दलों के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इसी दौरान पीएम मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई। पास ही खड़े महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मुस्कुराते दिखे। कहा यह जा रहा है कि इस तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश हुई कि सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या ऐसा है? क्योंकि एक ही दिन बाद एकनाथ शिंदे का बयान आया कि मुझे हल्के में न लें। 2022 की याद दिलाते हुए कहा कि कैसे सरकार पलट सकता हूं। इन्होंने मुझे हल्के में लिया है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। लेकिन सिर्फ शिंदे का यह बयान ही नहीं, बल्कि हाल के दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसा होता दिख रहा है जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। जब शरद पवार ने अपनी स्पीच खत्म की और नरेंद्र मोदी के बगल वाली सीट पर पहुंचे, तो प्रधानमंत्री ने सीट पर बैठने में उनकी मदद की और एक गिलास पानी भी दिया। पीएम ने अपनी स्पीच में बताया कि शरद पवार जी के निमंत्रण पर ही वो यहाँ आए थे। महाराष्ट्र की राजनीति के मद्देनजर ये तस्वीरें भी बेहद चर्चा में हैं। हालांकि इन तस्वीरों ने महाविकास अघाड़ी के दूसरे दलों यानी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में भी खलबली मचा दी है, क्योंकि इस कार्यक्रम से कुछ ही दिन पहले एकनाथ शिंदे को दिल्ली में शरद पवार की तरफ से सम्मानित किया गया था। लेकिन शिंदे के बयान का क्या मतलब है जब वो कहते हैं कि उन्हें हल्के में न लिया जाए? क्या इसके जरिए वो अपना दमखम दिखाना चाह रहे हैं, या एकनाथ शिंदे दिखाना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल किंग मेकर वो ही है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आइए आपको बता दें कि आज मुकाबला में कौन कौन से सवाल पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा सवाल है, क्या शिंदे और फडणवीस में शीत युद्ध चल रहा है? आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या फडणवीस और शिंदे में सब कुछ ठीक चल रहा है। साथ ही दूसरा सवाल हमारा होगा, क्या शिंदे राज्य में अपनी ताकत दिखा रहे हैं? पूछेंगे हम कि क्या महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से पहले ये सियासी पैतरे हैं? शरद पवार का अगला कदम क्या होगा? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही राजू वाघमारे जी हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। राजीव पांडे मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। चरण सिंह सापरा साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विवेक श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है आप सभी का। और साथ ही मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित जुड़ रहे हैं, बहुत वरिष्ठ सहयोगी जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। जितेंद्र, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, शिंदे को ये बात पता है कि वो समर्थन दें या नहीं दें, जो उनके अपने विधायक हैं 57, उसके बावजूद भी इस तरह की बयानबाजी शिंदे क्यों कर रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, देखिए आपका सवाल जो है उसका यही जवाब हो सकता है कि शिंदे इस तरह से एक न्यूजेंस वैल्यू क्रिएट करके अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे हैं। जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और महायुति को बहुमत मिला है, तब से लगातार हम तीसरे चौथे दिन सुनते आ रहे हैं कि शिंदे किसी न किसी कारण से नाराज हैं। पहले मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, उसकी वजह से नाराज हुए, फिर गृह मंत्री पद नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से नाराज थे, उसके बाद रायगढ़ और नासिक का जो है प्रभारी मंत्री पद नहीं मिल रहे थे, उसकी वजह से नाराज हुए, और किन्हीं ना किन्हीं कारणों से लगातार वो नाराज नजर आ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये जो बयान दिया है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि मुझे हल्के में मत लेना, ऐसा बयान वो दूसरी बार दे रहे हैं। अब से हफ्ते भर पहले भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था। तो लगातार महाराष्ट्र में इस वक्त हर दूसरे तीसरे दिन ये खबर आती है कि एकनाथ शिंदे किसी ना किसी कारण से नाराज हैं। अब इसके पीछे जो कारण देखा जा रहा है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपनी बार्गेनिंग पावर मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उनके बाहर निकलने से अगर वो सरकार से समर्थन ले भी लेते हैं वापस, तब भी बीजेपी की सरकार सुरक्षित रहेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री यहां पर बना रहेगा। लेकिन इस तरह से अपनी नाराजगी दिखाकर वो बार्गेनिंग पावर अपनी मजबूत करना चाहते हैं, ताकि अभी जैसे बहुत सारे कॉर्पोरेशंस के हेड्स को जो है नियुक्त किया जाना है तो वहां पर उनको तरजीह मिले। इसके अलावा अभी स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, तो उसको देखते हुए भी अपनी बार्गेनिंग पावर मजबूत करना चाहते हैं और सरकार में उनकी अहमियत बनी रहे। इसकी वजह से हर 2-4 दिन में वो कुछ ऐसा कह देते हैं, कर देते हैं, जिससे कि ये चर्चा हो जाती है कि वो नाराज चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि वो अहमियत बनी रहे, इसलिए शायद वो ऐसा कर रहे हैं। एक सवाल और जितेंद्र, मैं इसका जवाब चाहूंगा, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। शरद पवार भी प्रधानमंत्री से मिले थे, कल हमने देखा था, उन्होंने बाकायदा उनको बैठाया, फिर पानी पिलाया स्पीच के बाद। फिर शिंदे भी जब शपथ ग्रहण में आए थे, प्रधानमंत्री ने उनसे रुक करके बातचीत की। ये क्या सिग्नलिंग है? देखिए, एक अंग्रेजी का शब्द है फ्रेनेमी, फ्रेंड और एनिमी को जोड़कर यह शब्द बनाया गया है, और शरद पवार और मोदी के इस रिश्ते को यही शब्द डिफाइन करता है। आप देखिए, कभी प्रधानमंत्री मोदी जो है शरद पवार की पार्टी एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बोल देते हैं, फिर उनको पद्म पुरस्कार भी दे देते हैं, फिर कभी कहते हैं कि ये तो मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं, और कभी उनको भटकती आत्मा बोल देते हैं लोकसभा चुनाव के पहले। तो इस तरह का रिश्ता पवार और मोदी का रहा है, कभी नरम कभी गरम। अब अगर आगे की हम बात करें कि कोई राजनीतिक समीकरण इसमें बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरद पवार वो राजनेता रहे हैं जो कि हमेशा सत्ता के साथ रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को हमेशा सत्ता में रखा है, और उनकी फिलॉसफी यही रही है कि एक राजनीतिक पार्टी का जन्म ही होता है सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता में रहने के लिए। तो अगर कल को ऐसा कुछ हमें देखने मिल जाए, ऐसा कोई गठजोड़ देखने मिल जाए, तो इस बात में जो है कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होगी ये। ठीक है, ठीक है जितेंद्र बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। राजू बागमारे साहब, क्या हो गया शिंदे साहब को अचानक से? वो कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं 2022 के हमने सत्ता बदल दी थी और हमें हल्के में ना लिया जाए। कौन हल्के में ले रहा है? सबसे पहली बात यह है हाँ, कि जितेंद्र दीक्षित जी का बयान जो मैंने सुना, हाँ, वो क्या है कि हर एक को अपनी सोच है कि सामने वाला कैसे दिखता है ये सोचने का, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि वही सोच सही है। सबसे पहली बात यह है, ना शिंदे साहब नाराज है, ना शिंदे साहब ने ये बात महायुति के लोगों के लिए कही है। शिंदे साहब ने ये बात जो कही है, ये सिर्फ और सिर्फ उभाटा के लोगों के लिए उस वक्त कही थी कि जिस वक्त मुंबई में भी वो कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे, जो मुंबई के पदाधिकारियों की मीटिंग थी। फिलहाल उस मीटिंग में तो शिंदे साहब ने ये क्लियर कह दिया कि ये बात जो मैंने कह रहा हूं कि उस वक्त भी मैंने उनको बोला था कि मुझे हल्के पे मत लीजिए, उन्होंने लिया, मैंने उनका टांगा पलटी कर दिया, मैंने घोड़े फरार कर दिए। तो ये सिंपल सी बात है, वेरी क्लियर, उभाटा के लिए बात चालू है। अभी उसी बात को लेके अगर कोई बीजेपी के लिए ये बात बोल रहा है तो वो शुद्ध मूर्खता होगी, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि शिंदे साहब जैसी व्यक्ति जो है कि जो शिवसेना में बंद करके 50 एमएलए को लेके दूसरी सरकार बना के जिस तरीके से 2.5 साल काम करते हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं सर, इतने सारे पॉइंटर हैं, बावजूद इसके आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। सिडको का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना, उस पर जांच शुरू होना, उस पर जांच शुरू होना, इसके अलावा भाई वो गलत क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं बार्गेनिंग पावर आप बढ़ा रहे हैं।
मेरी बात क्योंकि आने तो वाले पूरी वक्त में होने बीएमसी दीजिए। का चुनाव है, आने वाले वक्त में राज्यसभा है, आने वाले वक्त में विधान परिषद। चरण सिंह सापरा साहब ये सही कह रहे हैं क्या राजू बागमारे साहब? अरे जरा मैं विवेक जी आ रहा हूं पूरा आपके तो पास, बात अनुराग जी करने भी हैं। दीजिए। चरण सिंह सापरा पूरा साहब बात सही कह रहे हैं क्या करने ये? दीजिए। हेलो, नहीं, एक मैं मिनट इसको एंकर इस जी। तरह से नहीं कोई बात पूरा नहीं तो सर, बात दूसरों को भी करने सुन दीजिए। लीजिए ना सर, दूसरों अरे को भी लेकिन सुन लीजिए। मेरी तो बात पूरी करने दो। जल्दी से कंप्लीट अरे करिए, कोई मेरी बात नहीं तो सर, बात पूरी प्लीज करने कंप्लीट दो। सर। चरण सिंह सापरा साहब 30 बीच सेकंड में वेट कर ही लीजिए, काट देते हो। प्लीज कंप्लीट सर, प्लीज कंप्लीट सर, करिए। हाँ, तो शिंदे जैसी व्यक्ति है हाँ कि वो नाराज वगैरह होके हाँ बैठने वाले में से नहीं है। हाँ शिवसैनिक है। अगर हमें कोई बात नहीं पटती है हाँ। तो शिंदे साहब खुले वो बात कहने के काबिल है। नाराज होके बैठने वाले नहीं है। ठीक है सर। अभी इसके बाद आप लोगों को जो समझना है। नहीं मैं समझ तो गया सर, मैं समझ गया सर। वो नाराज होकर बस। नहीं बैठेंगे, वो तांगा पलट देंगे, आप ये कह रहे हैं। बस, चरण सिंह सापरा साहब सिंपल बात। ठीक है, चरण सिंह सापरा साहब। देखिए अंजीत जी, राजू वाघमारे हमारे भाई हैं छोटे, वो जिस तरह से कह रहे हैं उसको मैं एक लाइन में वर्णन करना चाहूंगा कि ये उनकी मजबूरी भी है और उनके लिए ये जरूरी भी है। अगर वो ये ना कहें तो बेचारे क्या कहेंगे। लेकिन जिस तरह से उदाहरण जितेंद्र दीक्षित जी ने बताए, या जिस तरह से उदाहरण अभी आप सिडको की बात कर रहे थे, यानी जिस दिन से मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है, उस दिन से हम देख रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसका डबल इंजन कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। ये तिपैया सरकार है और ये तिपैया सरकार का एक पहिया पंचर हो रहा है। ये सारी दुनिया देख रही है और सारी दुनिया समझ रही है। अब इनके प्रवक्ता चाहे उसको माने ना माने, लेकिन ये सच्चाई है। और ये इतने सारे उदाहरण हमारे पास है। हम चाहे वो प्रताप सरनाईक इन्हीं के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनके मिनिस्ट्री के अंदर देवेंद्र फडणवीस जो है वो चेयरमैन नियुक्त कर देते हैं आईएएस ऑफिसर को। इस तरह से अनेक सारे, इनका जो उद्योग मंत्री है, उद्योग मंत्री के जो सेक्रेटरी हैं वो, और उनके जो एमआईडीसी के चेयरमैन हैं, वो उनकी बातें मान नहीं रहे, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, उनको मिनिस्टर को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है अपने ही डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को। तो ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं जहां पर नजर आता है कि जल्दी से राजू वाघमारे का जवाब देना आप चाहें तो दे सकते हैं, फिर मैं अगले गेस्ट के पास जाऊंगा। जल्दी से। सबसे पहली बात यह है कि इस तरीके का जो कार्यकाल अगर सीएम को करना है तो सीएम कॉन्फिडेंस में लेके इस तरीके की कार्यकारी करते हैं। ना हमारे में कोई नाराजगी है, ना हम नाराज हैं। चलिए अच्छी बात है सर, ये मजबूरी होती है कि कहना कि नाराजगी नहीं है। मजबूरी का मैं समझ गया सर, क्या कहेंगे आप? इतने सारे हमने तथ्य आपके सामने रख दिए। जितेंद्र दीक्षित महाराष्ट्र की राजनीति को कवर कर रहे हैं, उन्होंने रख दिए। चरण सिंह सापरा साहब ने कह दिए, अब फिर भी आप, मजबूरी होती है सर पार्टी प्रवक्ता की। मैं समझ रहा हूँ, वही बात सही है। मैं समझ रहा हूँ। ये किसने कहा है? मैं समझ रहा हूँ कि आपको जो मैं एक मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट में बस आ रहा हूँ। विवेक जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैंने आपको कहा था मैं आपके पास आऊंगा, आप बोलिए सर। ये नाराजगी नहीं तो क्या है? आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं सीधी सी बात बोलना चाहूंगा अंजित भाई, हाँ। कि मैं जितेंद्र दीक्षित जो भी बोल रहे थे उनकी बात को एंडोर्स करता हूं। हाँ। लेकिन अब क्या है साहब, शिंदे साहब फंस गए हैं। हाँ। शिंदे साहब ना तो अब वो एक सांप की तरह हो गए हैं जिसके मुंह में गिरगिट है। अगर वो गिरगिट को थूकेंगे तो अंधे हो जाएंगे और खा लेंगे तो मर जाएंगे। तो अब क्या ये फंसे हुए हैं। अगर ये समर्थन वापस ले लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी विल रिमेन इन पावर। और अगर ये साथ रहते हैं तो इनकी इज्जत नहीं हो रही है। और ये बीजेपी के बारे में बड़ी खास बात है। अगर आप बिहार में जेडीयू का एग्जाम्पल देंगे तो जेडीयू भी बहुत खत्म हुई। चिराग पासवान को जेडीयू के सामने खड़ा करके था पिछली बार। इस बार क्या होगा वो भी आप कवर करेंगे। तो उसी प्रकार से शिंदे साहब ने जो 2022 में किया, ये उसी को भुगत रहे हैं। उस पार्टी में भी इनकी इज्जत थी, वहां भी रिस्पेक्ट थी, वहां भी कंट्रोल था। यहाँ पे अब इनकी पार्टी को, इनके एमएलए को बीजेपी धीरे धीरे करके अपनी तरफ लाएगी। और आप देखेंगे आने वाले समय में कि शिंदे गुट धीरे 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 माइनॉरिटी की तरफ जाएगा। यही है भविष्य। इस चीज को इन्होंने देखा नहीं, बीजेपी को समझा नहीं, और आज अब ये डिफेंसिव पे आ गए हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी खेल कर रही है, ऐसा विवेक जी कह रहे हैं। नहीं देखिए, बीजेपी खेल कर रही है नहीं कर रही है, एक चीज़ पहले मैं उस पर बस बाद में आता हूँ। पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो राजू जी की जो बातें हैं उसमें थोड़ा सा मैं उसे एलैबोरेट करना चाहूँगा। देखिए, जो महाराष्ट्र की राजनीति और जो देश की राजनीति, उसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें फ़र्क ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो शिंदे जी को अभी प्रॉब्लम हो रही है कि कई ऐसे उदाहरण रहे हैं कि सीएम पद पर बैठा हुआ आदमी अपने ही महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मंत्री और उप मुख्यमंत्री बना है।
यहां पे प्रॉब्लम क्या है, शिंदे जी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री थे, अब वो उप मुख्यमंत्री बन पा रहे। तो अपने आप को उस अपने जो नया कद है उसमें अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं। वो पैरेलल मुख्यमंत्री के तौर पे जो बिहेव कर रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम बीजेपी को भी हो रही है, उनकी पार्टी को भी हो रही है, और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो रही है कि वो एक पैरेलल सीएम की तरह बिहेव कर रहे हैं। और अगर आप बीजेपी भाई आपने पहले उनको बना दिया, बाद में नहीं बनाया, अब वो बिहेव कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको समस्या है? नहीं, समस्या होगी क्यों नहीं भाई, या तो आपने उस समय एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था ना। आपने एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि आपको ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भी सरकार तो बननी है, तो हमें सरकार के साथ रहना भी है और हमें असंतोष भी जाहिर करते रहना है कि कहीं ना कहीं कोई समीकरण बन जाए। देखिए वहां पे देवेंद्र फडणवीस को, जो बाकी राज्यों के अलग जो वहां पे हुआ था, वहां पे बहुसंख्यक समाज ने एक विचारधारा को वोट दिया था, तो इस वजह से देवेंद्र फडणवीस जी को बनाया गया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। बाकी प्रदेशों में ऐसा नहीं था। तो ये कि स्ट्रॉन्ग सीएम के विवेक जी भाई एक्सेप्ट करना तो सीखिए ना। अब जब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं कि भाई वो डिप्टी सीएम है, वो अभी भी रिएक्ट कर रहे हैं सीएम, ये अनुराग जी कह रहे हैं। मैं राजू जी आ रहा हूं, बस 30 सेकंड दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शिंदे साहब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं और शिंदे साहब को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। पूर्ण बहुमत से आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर इन्हीं की मदद से आई है, खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, अपनी पार्टी को तोड़ा, अब ये डिफेंसिव पर हैं और अब इनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। वापस जा नहीं सकते, इतनी ज्यादा इन्होंने जिस तरीके का बयानबाजी व्यक्तिगत रूप से इन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में करी है, शरद राव पवार के बारे में करी है, अभी कहां जाएंगे। और अकेले इनका अस्तित्व रहा नहीं है। समस्या एक और भी है, करेंगे। आज शिंदे जी अपने आप को उद्धव ठाकरे से बड़ा नेता समझते हैं, वो एक्चुअल अपने आप को शिवसेना का असल दावेदार समझते हैं। तो वहां पे जाना, अब वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम नहीं कर सकते हैं। ये ठीक है राजू पांडे जी, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं बीजेपी ने खेल कर दिया, अब शिंदे को समझ में नहीं आ रहा कहां जाऊं, न उधर जा सकता न इधर जा सकता। भाई 132 सीटें लेकर के आप बैठ गए, उनके 57 सीटों का कोई मतलब ही नहीं रहा। श्रीवास्तव जी देखिए विषय क्या है कि देश में एक वर्ग है जो कई बार एनालिस्ट बन जाते हैं, कई बार कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आ जाते हैं। देश में एक सो कॉल्ड राष्ट्रीय पार्टी है जो 0 पे 0 हैट्रिक मार रही है। सुनिए ना मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो 0 पे 0 हैट्रिक मार रहे हैं, उनको भी लगता है कि वो भी नेता है। वो आकर के किसी भी विषय पर कोई भी ज्ञान देते हैं। अभी जब लोकसभा महाराष्ट्र में जब चुनाव था तो बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी नेता मिलते थे, मैं उनको समझाता था कि तुम्हें कुछ समझ नहीं है, अपने वार्ड के समझ नहीं है, वो आकर आपके चैनल पे भाषण दे रहे हैं अभी। अब मेरी बात सुनिए, देखिए ऐसा है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि शिंदे जी की जितनी सीटें थी 40 सीटें, उस समय भी हमारी 105 से ऊपर सीटें थी, तब वो सीएम बने। देखिए हमारा अलायंस जो है ना वो आइडियोलॉजी बेस्ड अलायंस है। इसको समझने की जरूरत है कि माननीय शिंदे जी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए वो कोई गठबंधन इसलिए नहीं था कि हम सत्ता बनाते हैं। वो जीवन भर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे की राजनीति करते थे। अब जो उनकी पार्टी थी वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के देहांत के बाद वो किसी और रास्ते पर चली गई, तो उनको वहां एडजस्टमेंट नहीं लगा। और ये जो बीजेपी और शिवसेना का जो अलायंस है वो प्योरली आइडियोलॉजी बेस्ड अलायंस है, ये कोई कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस नहीं है। विवेक जी कांग्रेस तो इसमें क्या है, अगर आपको लगता होगा, कल आपने देखा कि किस तरीके से आइडियोलॉजी बेस्ड अलायंस है ये। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी, सुनिए कमेंट चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, मेरा क्या कहना है श्रीवास्तव जी, जब कांग्रेस ने चरण वंदना शुरू की उद्धव ठाकरे जी की, तब उनको याद नहीं था कि ये वही उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है जिन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने में हमारा हाथ है। तो क्या है ना, कांग्रेसी वोट के लिए कुछ भी करते हैं। चलिए चरण सिंह साबरा साहब बोलना चाह रहे हैं, आपने चूंकि कांग्रेस पार्टी के लिए बोला है, बोले चरण सिंह साबरा। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के जो बुद्धिमान या बुद्धिहीन प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने आइडियोलॉजी की बात की, इसलिए मैं बीच में मैंने उंगली उठाई। भाई ये आइडियोलॉजी आपकी और अजीत पवार की क्या आइडियोलॉजी है बता दें। आपका अलायंस अगर आइडियोलॉजी पे बनता है तो अजीत पवार के साथ क्या आइडियोलॉजी बनती है। अजीत पवार को तो आपने नेचुरल करप्ट पार्टी कहा था और अजीत पवार को आप बोल सकते हैं राजू भाई, वो सुन रहे हैं। 2 दिन पहले भोपाल के अंदर प्रधानमंत्री कहते हैं 70,000 करोड़ का मामला
और उसके बाद में अपनी गोद में बिठाते हैं और उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट की चाबी भी दे देते हैं। अब उप मुख्यमंत्री दूसरी बार बना दिया है। तो ये आइडियोलॉजी वगैरह जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के मैं जवाब दूं अच्छा क्या? नहीं लगता। श्रीवास्तव जी, मैं जवाब दूं? मेरी बात पूरी होने मैं दीजिए जवाब ना। दे रहा हूँ। देखिए, मेरी बीच बात में पूरी इन्होंने होने एक सवाल दीजिए। पूछा, मेरी जवाब बात सुन पूरी ले। होने दीजिए ना। इन्होंने एक सवाल मिनट, पूछा, मैं जवाब देता पूरी हूँ। होने दीजिए। मैंने ये विषय बता रहा था कि शिंदे जी के साथ मुझे हमारा 10 अलायंस या क्या 20 किस सेकंड आधार पर चाहिए। था। मेरी जहां बात तक वो पूरी अजीत होने पवार जी दीजिए। के पास आएंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, जवाब। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। ठीक है सर, कंप्लीट आप रिपीट कर रहे हैं। आज नहीं, रिपीट नहीं कर रहा हूं। आप कौन होते भाई जज करने वाले? नहीं सर, आप कंप्लीट कर लीजिए सर, अरे प्लीज। ये जो अभी एकनाथ शिंदे ने जो इनकी कोल्ड वॉर चल रही थी ना, उसको हॉट वॉर में बदल दिया है। ये हॉट वॉर चल रही है। और जो शिंदे ने कहा है ना, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। ये देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी को चेताया है। आप जवाब ले लीजिए, कोई बात नहीं, जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए श्रीवास्तव जी, जो मैंने कहना शुरू किया था कि शिंदे जी हमारे साथ क्यों आए और किस तरीके से मुख्यमंत्री बने, इस बार देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, ये रोल रिवर्सल हुआ। जहां तक इन्होंने कहा अजीत पवार, अरे नेचुरली करप्ट पार्टी के नेता कौन थे? वो अभी भी आप ही के नेता है, आप ही के पार्टी से निकले हुए लोग हैं। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। जहां तक आइडियोलॉजी की बात, मैं बीच में आइडियोलॉजी की बात में कह रहा हूँ। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस, मैंने इसीलिए कहा कि अजीत पवार के ऊपर ही केस थे श्रीवास्तव जी, और अजीत पवार के ऊपर ही ईडी लगी थी, बीजेपी और अजीत पवार के ऊपर ही सीबीआई लगी थी। और जैसे अजीत पवार आपके पास आए तो सारे केस वापस चले गए। अरे आप, मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है सर, हम बहस को दूसरी दिशा में लेके चले जाएंगे, इसलिए हम फिर मुद्दे पर लौटे। कोई बात नहीं सर, मुद्दे पर लौटे। मैं जितेंद्र दीक्षित एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूँ। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं। मैं राजू मुझे अगर 1 मिनट आप दे दो तो मैं आ रहा हूँ। राजीव जी, असल बात देखिए क्या है ना, मुद्दे से भटक जाएंगे। एक ही बात कह रहा हूँ। हाँ बोल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अलायंस जो है, जिसके यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन राजू भाई कर रहे हैं, और पहले आप लिखते थे शिवसेना शिंदे गुट, ये शिवसेना है केवल, शिंदे गुट उठ नहीं है। अब एक ही शिवसेना है और एक शिवसेना यूबीटी है। मैं आपको बता दो तो ये अलायंस बहुत हमारा स्ट्रांग है। तकनीकी तौर पर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, तकनीकी तौर पर आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन जितेंद्र, मैं एक बात समझना चाहता हूं, आइडियोलॉजी की बात हो रही है, कहां आइडियोलॉजी की बात होनी चाहिए महाराष्ट्र की राजनीति में? सब कुछ तो बदल गया है। और अगर ये दबाव बनाना चाह रहे हैं, बार्गेनिंग पावर, तो आगे क्या चाहते हैं? बार्गेन करके शिंदे साहब क्या लेना चाहते हैं? क्योंकि जो मैं देख रहा हूं कि सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि भाई ओएसडी और पीए तक नहीं रख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकार में वही फॉर्मूला अपनाया है जो उन्होंने 2014 के अपने पिछले कार्यकाल में अपनाया था। मतलब कि योर मिनिस्टर माय ब्यूरोक्रेट। मंत्री भले ही ठीक है, आप घटक दल हैं सरकार में, आपका मंत्री जरूर होगा, लेकिन वहां पर जो ब्यूरोक्रेट होगा, जो बाबू बैठेगा, वो मेरा पसंदीदा बाबू बैठेगा, मेरी मर्जी का बाबू बैठेगा। और यही किया उन्होंने। एमएसआरटीसी का जो चेयरमैन, वो अपना आदमी बिठाया वहां पर। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं शिंदे गुट के, उनके विभाग हैं, वहां पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने खास लोगों को बिठाया हुआ है। और ये जो तरीका है देवेंद्र फडणवीस का, ये वो तरीका था 2014 में जिसका कि अविभाजित शिवसेना ने विरोध किया था। और विरोध करने वालों में खुद एकनाथ शिंदे सबसे ज्यादा मुखर थे। और यहां तक कि वो कह रहे थे कि जिस तरह से ये काम चल रहा है वो मुझे मंजूर नहीं है। क्योंकि देखिए, जो बाबू थे, जो अफसरशाह थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो मुख्यमंत्री की ही सुनते हैं, वो उनके प्रति लॉयल होते हैं। तो ऐसे में भले ही आप किसी विभाग के मंत्री हों, लेकिन जो विभाग के सचिव हैं, अफसर हैं, वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री की ही सुनते हैं। सेक्रेटरी मुख्यमंत्री ने बैठा दिया, उसके बाद पूरे विभाग का मालिक एक तरीके से सेक्रेटरी अपने हिसाब से चलाता है। बने रहिए जितेंद्र, मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी को और राजू बागमारे जी को स्क्रीन पर रखिए। बड़ी बात यह है राजू बागमारे जी, अब आप स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं भाई, कुछ तो स्वीकार करिए कि हाँ सब ठीक नहीं चल रहा है। विवेक जी ने जो बातें कही, हो सकता है आपको बुरी लगी हो। देखिए अजीत जी, एक बात मैं बताता हूँ। उप मुख्यमंत्री पद लेने का फैसला हमने किया। हमको मालूम है कि हमारे कितने विधायक हैं। हमको उप मुख्यमंत्री पद बनना था, हमने उप मुख्यमंत्री पद ले लिया। तो हमने ये कुछ जबरदस्ती, सर अगर कम विधायक के हिसाब से आपने उप मुख्यमंत्री पद लिया, तो इसके पहले भी तो आपके कम ही विधायक थे जब आप मुख्यमंत्री बने थे। हाँ तो बने ना। नहीं, तो अगर ये पैमाना है सीटों का, तब तो सीटें तब भी वही थी, उसी के हिसाब से तब भी आपको उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। अंजित जी,
जब भी हम उधर गए, हमने मुख्यमंत्री पद का डिमांड किया था क्या? तो हमने किया नहीं था। नहीं, हमको आपने तो सीएम की मुख्यमंत्री डिमांड पद करी किसने थी। दिलवाया? बीजेपी ने दिलवाया। बीजेपी ने बोला कि आप मुख्यमंत्री पद बन जाओ। मुख्यमंत्री पद बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए शिंदे जी बीजेपी के साथ गए नहीं। ये कोई भी विवेक जी, आपको इनकी बात पे यकीन हो रहा है? अरे यकीन की क्या बात है? मेरे को नहीं, एक मैं तो न्यूज़ विवेक जी बताओ। से पूछ रहा हूँ अब भाई। अरे काय का नहीं, 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 उनका अपना सुनिए, विचार है। राजू भाई मेरी बात सुनिए। बताओ। हाँ, एक नहीं, मेरी न्यूज़ बात सुनिए बताओ राजू जी, सुनिए। कि ऐसा हमने सुनिए, कुछ डिमांड किया था क्या आप कि हमको चाहते थे मुख्यमंत्री बनना है मुख्यमंत्री बनना। करके? सुनिए, क्या आप बात चाहते कर थे रहे हो? मुख्यमंत्री बनना, अब इसीलिए अरे पार्टी कैसे तोड़ी, चाहते थे? एमएलएस को कुछ लेकर भी के आप अफवाहें गए, हम फैलाने लोगों ने का लांछन काम भी मत लगाया कि कीजिए। पैसे की खरीद फरोख्त हुई है। अफवाहें फैलाने अब का उसके काम बाद मत इलेक्शन हुए कीजिए। तो एक भी रिजल्ट आया और स्टेटमेंट उसका दिखाइए, एक भी समीकरण आपके स्टेटमेंट आप फेवर में नहीं दिखाइए आया। आप कि सुन लीजिए, जिसमें हमने रिजल्ट बोला का है समीकरण कि और हमको सीटें आपके मुख्यमंत्री फेवर में बनना नहीं है। आई। मुख्यमंत्री क्या आप बात फिर बनना करते हो चाहते थे, विवेक जी? आप नहीं अरे बन पाए। इतना झूठ बोल आपको रहे हो। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, आप किसकी फंसे हुए सुपारी थे। लेके बात आपको कर डिप्टी रहे हो आप? मुख्यमंत्री बनना पड़ा। किसकी समस्या किसकी यहाँ से शुरू किसकी होती है। किसकी सुपारी लेके बात कर रहे हो? हमने कभी नहीं, नहीं, एक भी सुनिए ना, स्टेटमेंट कहा अनुराग था? वर्मा जी बिल्कुल हमने ठीक कह रहे कभी हैं। रिवोल्ट किया हैं तो था? आप उप हम मुख्यमंत्री, अरे लेकिन शिंदे विवेक साहब जी चाहते हैं सुनिए, मुख्यमंत्री वाली सारी पावर, जरा इनको और बोलने यहीं पे दीजिए, क्लैश मैं हो रहा है। बोलता हूँ बाद में। इनको बोलने दीजिए, बोलो कितना झूठ बोलते हो, बोलो। देखिए, सुन लीजिए उसके बाद मैं राजू भाई, सुनिए सुनिए बोलो। सुनिए, आप बोलो। मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, अभी इसी मैं बोलूं? लालच में वो पार्टी जिसने शिंदे साहब को एक ऑटो रिक्शा चालक से लेकर के इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया, उस पार्टी को तोड़ा गया, धोखा दिया गया, सिर्फ सत्ता के लालच में, और आप भाजपा के साथ आए, खरीद बराबर। फरोख्त अभी हुई। मैं बोलूं? उसके बाद अभी मैं इलेक्शन बोलूं? हुआ महाराष्ट्र का, अरे अभी चुनाव में मैं बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, आप फिर अरे मुख्यमंत्री बनना एंकर चाहते जी, नहीं बन एंकर पाए। जी, जब आप नहीं नहीं, बन आप पाए, बोलिए ना, तो अनुराग वर्मा आप जी अरे बोलिए। कैसे बोले? आप कोई बोलिए ना, सुनेगा? बिल्कुल बोलिए। है तो नहीं नहीं नहीं, आप- ये सब नहीं होता है। अरे राजू ये सब बागमारे नहीं जी, होता है। राजू बागमारे जी, आप बोलिए, आप ही की बात वो कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी अच्छा, देखिए, अब विवेक भाई सुन या लीजिए, कोई बात नहीं, विवेक जी सुन लीजिए। या तो आप उसका माइक बंद कीजिए। मैं समझ गया या सर, तो मैं मेरी समझ गया सर, आपको थोड़ी परेशानी होती है, आप बोल लीजिए। क्या राजू बागमारे जी, आप एंकर बोल है लीजिए, आप? अरे फिर आप अनुराग जी बहुत एंकर देर के से इंतजार जैसा कर रहे बिहेव हैं। करो। राजू जी कोई बात नहीं, एंकर के जैसा बिहेव कोई बात नहीं सर, राजू जी कोई बात नहीं, आप बोल लीजिए सर। विवेक जी नहीं बोलेंगे, ये मेरा वादा है बस आपसे। अभी सिंपल बात मैं बताता हूँ। हम्म, बाला साहब ठाकरे साहब के विचार हम्म, और आनंद दिघे साहब के विचारों को छोड़ के हम्म, जब भी उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का दामन थामा, उसी लिए उस विचारों को लेके शिंदे साहब ने पार्टी छोड़ी। जब भी वो सत्ता में थे, वो मिनिस्ट्री में थे, उसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ी। मुझे एक बयान अगर कोई बताएगा, ये विवेक जी भी बताएंगे कि शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री पद का डिमांड किया, तो मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ। कुछ भी यहाँ चैनल पे बैठ के अब नहीं, विवेक जी बताएं ना बताएं, अनुराग वर्मा जी आपको बताने जा रहे हैं। अरे अनुराग वर्मा जी क्या बताएंगे? एक भी स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, ये मजाक की बात नहीं है। यहाँ बैठ के झूठ बोलना ये मंजूर नहीं है। आपको अगर बोलना है तो पॉइंट्स पे बात कीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, सब जानते हैं। अभी जिस समय सरकार बनी है, अभी तो शिंदे जी नाराज होके बैठ गए और वो बंबई छोड़ के चले गए अपने होम टाउन में, बीमारी का बहाना करके। बीमारी का बहाना करके वो अपने होम टाउन में बैठ गए कि मुख्यमंत्री पद मिलेगा तो आएंगे। उन्होंने पूरी तरह से नाराजगी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट उन्हें मजबूरी में लेनी पड़ी थी। राजू जी कृपया करके गलत बात नेशनल टेलीविजन पे मत बोलिए। सबको पता है कि जो शिवसेना में जो एक तोड़ हुई थी, टूट हुई थी, वो शिंदे जी ने सीएम की पोस्ट के लिए नेगोशिएशन किया था। वो बहुत दिन ये नेगोशिएशन चला था, तब ये पद इन्हें मिला था। और जब पिछले चुनाव में जब जो है बीजेपी के पास क्लियर मैंडेट था और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो बीजेपी ने उनको दिया, भले ही किसी दबाव ने, लेकिन शिंदे जी ने पूरा दबाव बनाया था, पूरा दबाव बनाया था कि उनको मुख्यमंत्री का पद मिले। कृपा करके झूठ न बोलें। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप साबित कर दें मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो राजू बागमारे जी ने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजू जी, आपको राजनीति छोड़ने के बारे में विचार करना चाहिए। मैं चरण सिंह सापरा साहब,
चरण सिंह सापरा साहब, मैं आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, लेकिन आपने क्योंकि बोला है बहस कि चल रही थी आपको इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा रुक जाइए मुख्यमंत्री ताकि पद आप पूरी चाहिए। बात अपनी कह पाएं। कुछ भी राजू, गलत बात ठीक करते है, हो या राजू बागमारे साहब जरा शांत हो जाएंगे। अब राजू बागमारे साहब, अब आपके जो बड़े भाई हैं लगातार जिन्होंने आपसे अभी थोड़ी देर बोल पहले रहे कहा था मेरे छोटे भाई हैं राजू बागमारे, हाँ। वो बोलना चाह रहे हैं, सुन लीजिए उनको। बोले चरण सिंह साहब। देखिए राजू वाघमारे जी ने जो परिभाषा बताई कि भाई शिंदे जी और या शिवसेना कांग्रेस के पास आ गई, इसके लिए वो एक नाथ शिंदे अलग हो गए। अरे भाई कितने समय के बाद अलग हुए? 2.5 साल के बाद में। 2.5 साल तक तो सत्ता की मलाई चाट रहे थे ना। अगर वो इतने ही आइडियोलॉजी वाले होते तो फिर वो पहले दिन छोड़ सकते थे। शिंदे ने 2.5 साल सत्ता की मलाई खाई, उसके बाद में जब बीजेपी के साथ में फाइनल हो गया, जब ऑपरेशन लोटस चला, जब 50 खोखे सब कुछ होके, ये तो हमारा स्लोगन नहीं था, ये आप ही के विधायक का स्लोगन था कि भाई 50 खोखे हमको मिले हैं। लेकिन मुझे एक चीज चरण सिंह सापरा साहब आपसे भी पूछनी है। चरण सिंह सापरा साहब, एक चीज मुझे आपसे पूछनी है। बनी तो इसी शर्त पे बनी है कि एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है चरण सिंह सापरा साहब, अब उनकी पार्टी में क्या चल रहा है इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चरण सिंह सापरा साहब, 16 सीटें आपकी महाराष्ट्र में आई, आप ये दावा कर रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन बावजूद इसके वहां आप सरकार नहीं बना पाए और महज 16 सीटें आई, तो कुछ तो जनता के मन में रहा होगा उनके प्रति। नहीं, देखिए जनता जनार्दन है, और अगर जनता ने ये तय किया है कि हमको विपक्ष की भूमिका में रहना है और हमको 16 सीटें देनी है, तो हम उसको स्वीकारते हैं। लेकिन अब तो इनको जनता के मुद्दों पर आना चाहिए ना। ये तो आपसी लड़ाई में लगे हैं, आपसी खींचतान में लगे हुए हैं कि भाई मैं इस विभाग को लूंगा, मैं इस सेक्रेटरी को लूंगा। ठीक है सर, अच्छी सलाह है, अच्छी सलाह है। जनता मैं कह रहा हूं अच्छी सलाह ये माननी चाहिए कि जनता के काम को करना चाहिए। ओके सर, ठीक बात आपने कही। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सियासत में दबाव चलता रहता है, बार्गेनिंग चलती रहती है। मैं राजीव जी बस 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं जितेंद्र से एक कमेंट ले लूं, फिर मैं विवेक जी और राजीव जी आप ही दोनों के पास आऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूं जितेंद्र कि अगर शिंदे बार्गेन करना चाहते हैं या वो अगले 1-2 साल का भविष्य अपना देखते हैं, तो क्या चाहते हैं? वो और राज्यसभा चाहते हैं, वो विधान परिषद में अपनी जगह चाहते हैं, या बीएमसी में कुछ बड़ा खेल करना चाहते हैं? क्या क्या चाहते हैं, अगर आप डिटेल बताएं। देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि कल को अगर देवेंद्र फडणवीस को हटाकर कुछ किसी और को मुख्यमंत्री बनाना हो, अगर कोई इस तरह का परिवर्तन होता है, तो वहां पर फिर से उनको कंसीडर किया जाए। अभी तक उन्होंने जो है अपने हथियार डाले नहीं है। हालांकि जब चुनाव नतीजों के आने से लेकर मुख्यमंत्री का नाम तय होने तक आपको याद होगा कि शिंदे जो है 4-5 दिनों तक नाराज थे। फिर एक दिन उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने मुझसे बात की है और उनको जिनको मुख्यमंत्री बनाना है वो बना सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि विधान परिषद के चुनाव होने हैं, राज्यसभा के चुनाव होने हैं, तो वहां पर एक तरह से शिंदे अपने बार्गेनिंग पावर को मजबूत रखना चाहते हैं कि वहां पर वो अपने उम्मीदवार दे सकें। फिर स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, मुंबई महानगर पालिका समेत करीब दर्जन भर से ऊपर महानगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर भी बात होगी। फिर जो महामंडल हैं, बहुत सारे जो सरकारी कॉर्पोरेशंस हैं, उनके अध्यक्षों को नियुक्त वगैरह करना है, तो वहां पर भी एक बार्गेनिंग हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे इस तरह का रुख अपना रहे हैं। अच्छा, ये शिवसेना की एक पुरानी स्टाइल भी रही है। अविभाजित शिवसेना की बात करें, 2019 के पहले तक, जब 2014 से 19 तक का शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, उनकी सरकार थी, तब भी अक्सर जो है शिवसेना नाराज हो जाया करती थी और किसी ना किसी डिमांड को सामने रख देती थी। तो ये इस तरह का न्यूजेंस क्रिएट करना या बार्गेनिंग पावर अपनी मजबूत करने की एक स्ट्रेटजी रही है शिवसेना की, इस तरह से नाराजगी प्रकट करके। लेकिन तांगा पलटा नहीं था जितेंद्र 2022 के पहले। नाराजगी तो बहुत बार आप सही कह रहे हैं कि थी, और आपने तो इसको कवर किया था, लेकिन तांगा नहीं पलटा था। और तांगा पलटने की चर्चा जरूर होती रही, लेख भी चलते रहे लगातार। लेकिन मैं राजीव जी आपके पास आना चाह रहा हूं। भाई, काम तो उनको ठीक से कर लेने दीजिए, क्यों नहीं करने दे रहे हैं? देखिए, जहां तक आप जितनी भी अंजीत जी बात कह रहे हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी सब लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं मलाई चाट रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कांग्रेस का कल्चर है सत्ता मतलब मलाई चाटना। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ अंजीत जी। ये जो सरकार आज महाराष्ट्र में है, ये 3 पार्टियों ने साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा और इस सरकार के पीछे पब्लिक का सैंक्शन है, पब्लिक ने समर्थन किया है। तो अगर अब कोई भी पार्टी इसके एजेंडे के बियॉन्ड जाने की कोशिश करेगी, तो उसका वही हाल होगा जो हाल कांग्रेस और शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार जी का हुआ। क्योंकि देखिए, पिछली बार चुनाव हुआ था अंजीत जी, बस मुझे 10 सेकंड दीजिए। पिछली बार चुनाव हुआ था, हम और शिवसेना साथ में थे, कांग्रेस और एनसीपी थी।
शिवसेना ने हर जगह कांग्रेस एनसीपी को हराया था, फिर वो शिवसेना उद्धव जी के नेतृत्व में जाकर के कांग्रेस से चरण वंदना करके एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस पार्टी को। उसका असर क्या हुआ ये देखिए, जनता ने उनको निपटा दिया। मेरा ये मानना है जनता जनार्दनन है, केवल कहने से नहीं होगा। आज के डेट में हम 3 पार्टियों की सरकार है। आप ये कह रहे हैं कि जनता ने आपको 132 सीटें दे दी, तो आप 57 वाले को काम नहीं करने देंगे, आप 41 वाले को काम नहीं करने देंगे? ना, अलायंस की बात मैं कर रहा हूँ। अलायंस को मैं भी तो वही कह रहा हूँ, अलायंस में एक पार्टी आपके साथ 57 सीटें, एक के पास 41 है। सब लोग मिलकर काम करेंगे। आप तो एक बात बताओ, जहां तक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, विवेक जी को जरा स्क्रीन पे रखिए। विवेक जी, डेवलपमेंट हो रहा है, अगर इसी तरीके से सब फंसा रहा तो डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? राजीव जी आप नहीं, डेवलपमेंट उससे पहले चल रहा है। भाई ठीक है, विवेक जी आपका जवाब देना चाहते हैं। विवेक जी आपका जवाब देना चाहते हैं। राजीव जी सुनिए जरा, राजीव जी सुन लीजिए। आपने ये कहा कि साहब हमारा गठबंधन जो है शिवसेना के साथ बड़ा आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, और मैं आपको थोड़ा सा इतिहास सुना देता हूँ। 1970 के दशक में जब इमरजेंसी लगी थी तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी और इमरजेंसी को समर्थन दिया था, क्योंकि हमें लगा था कम्युनल फोर्सेस आ रही है इस मुल्क के अंदर। वो दूसरी कौन सी पार्टी थी जिसने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था? वो थी शिवसेना और श्री बाला साहब ठाकरे, जो मात्र 5 या 10 मिनट की मीटिंग लेकर के मिसेस गांधी से मिलने आए थे। वो मीटिंग 1 घंटा चली थी और शिवसेना ने कहा था आई वी सपोर्ट द इमरजेंसी इन दिस नेशन। वो आइडियोलॉजी आप मुझे मत सिखाइए। ये शिवसेना पहले कहती थी बॉम्बे उस वक्त मुंबई नहीं था, बोला महाराष्ट्र एंड बॉम्बे ओनली फॉर मराठीज और साउथ इंडियंस गो बैक। आइडियोलॉजी की बात मुझे आप सिखा रहे हैं। उसके बाद आप आगे बढ़े, आपने उसको एक हिंदुत्व का टैग दिया शिवसेना। उसके बाद आज अगर शिवसेना कांग्रेस के साथ हाथ मिलाती है, एनसीपी शरद राव पवार के साथ हाथ मिलाती है शिवसेना यूबीटी, जिसको मैं असली शिवसेना आइडियोलॉजिकली आज भी मानता हूं, तो आप कहते हैं साहब हमारा गठबंधन आइडियोलॉजिकल है। उनके बाबरी मस्जिद के तोड़ने का समर्थन करते हैं। आपकी आइडियोलॉजी क्या जेडीयू के साथ है? बाबरी मस्जिद तोड़ने में शिवसेना का हाथ था, उसका समर्थन कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड पर है। विवेक श्रीवास्तव जी ने आज इस शो पे बता दिया कि बाला साहब की जो शिवसेना थी बाबरी मस्जिद को तोड़ने में इन्वॉल्व थी, उसका समर्थन कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। धन्य हो विवेक श्रीवास्तव ने, आप बाबरी मस्जिद के विध्वंस जो ढांचा था, तो फिर आपने कहा कांग्रेस शिवसेना के साथ है। अरे शिवसेना की आइडियोलॉजी, मैंने आपको आइडियोलॉजी बताया ना। बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर के डेमोलिशन में शिवसेना का हाथ था, ये बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट ने बताया। आप समर्थन कर रहे हैं, आपने कहा कि मैं उसका समर्थन करता हूँ, करिए, अच्छा है, खूब करिए। एक भी सीट नहीं है आपके पास, आगे भी नहीं आएगा। उधर आपकी पार्टी है ना, जमानत नहीं बचेगी कहीं भी, एक भी सीट नहीं, आगे भी नहीं आएगा। मान लीजिए विवेक भाई कुछ नहीं होने वाला, टीवी चाहिए, भाषण दीजिए, घर जाइए। ठीक है, मैं डोंट हैव आंसर्स। आपके पास ऐतिहासिक तथ्यों का समर्थन नहीं है। मैंने अनुराग जी से कमेंट लेना चाहता हूं। अनुराग जी, समय कम है, इसलिए आपसे बात करना चाहता हूं। शरद पवार साहब के पास 10 सीटें हैं और उद्धव ठाकरे साहब के पास 20 सीटें हैं, कुल 30 सीटें विधानसभा की। आने वाले वक्त में, क्योंकि नजदीकियां तो सबके साथ सबकी हैं, आने वाले वक्त में कुछ समीकरण बदल सकता है क्या? देखिए, एक सबसे पहले ना एक जो क्षेत्रीय दल, महाराष्ट्र की राजनीति जो हमेशा से ना क्षेत्रीय दलों का बहुत बड़ा उनका रोल रहा हुआ है हमेशा से। तो क्षेत्रीय दल की एक माइंडसेट होता है, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं का भी हो, उसका ये जो एक मानना होता है कि उसको येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना है। क्योंकि उनका जो मैं एक थोड़ा क्रूड शब्द इस्तेमाल करूंगा, जो बिजनेस मॉडल होता है कि उनको किसी ना किसी तरह से सत्ता में रहना है, तभी वो पार्टियां सर्वाइव कर सकती हैं। अगर 5 से 10 साल अगर वो सत्ता के बाहर रह लिए तो उनके पास राजनीति करने के लिए फंड्स नहीं रहेंगे। तो उनको वहां पे आइडियोलॉजी का कोई खेल नहीं है, उनकी एक ही आइडियोलॉजी है, सत्ता में आना। आइडियोलॉजी तो देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। जैसे अभी शिवसेना जिस तरह से उन्होंने एक तरह से यू टर्न मारा और कांग्रेस के साथ जाके मिल गई, तो वो कहां की आइडियोलॉजी थी? जिस विचारधारा के साथ, मतलब शिवसेना का आप विचार करिए, एक जो विचारधारा उसके जहन में आती थी, उसके आज विपरीत काम कर रहा है, क्योंकि उसको सत्ता में बने रहना है। यही तो ये तो कांग्रेस ने भी किया ना, यही कांग्रेस ने भी किया, ये सबने किया। ये देखिए, कांग्रेस फिर भी राष्ट्रीय दल है, वो महाराष्ट्र में ऐसा कोई वादा नहीं करेगी जो उसको उत्तर प्रदेश में समस्या दे, लेकिन शिवसेना कर सकती है, शिवसेना ये कर सकती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र में ही ये काम करना। ठीक है, चरण सिंह साबरा साहब, जल्दी से एक कमेंट आखिरी, फिर मैं जल्दी से खत्म करना है। अगर आप इस तरह की तुलना करने लगेंगे तो मैं भी याद दिला सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी के साथ में सरकार बनाई। उन्होंने तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ में नरेंद्र मोदी बैठे, जहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने
सारा क्रेडिट तो पाकिस्तान को भी दिया, ISI को भी दिया। चरण सिंह सापरा साहब वही वो कह रहे हैं कि राजनीति में कोई विचारधारा नहीं है, राजनीति में सत्ता मायने रखती है। लेकिन चरण सिंह जी, एक चीज मैं यहाँ ऐड करूं कि अगर जो हम लोगों ने उस समय इस चीज की बड़ी आलोचना करी थी जब बीजेपी ने PDP के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, उसके बाद ये मानना पड़ेगा कि राजनीति वो बाकी लोगों से ज्यादा समझते हैं। और जो वहां कश्मीर में उसके बाद हुआ, दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। नहीं, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं। उसमें कि PDP के साथ में की पार्टी ने साथ दिया था जम्मू कश्मीर को, लेकिन उसके बाद PDP का क्या हुआ? हमने उसको उसके बाद PDP का क्या हुआ? बाद में क्या, अब ऐसे बाद में तो हम भी चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। राजू वाघमारे साहब, मैं माफी चाहता हूं, सबसे ज्यादा आपने बोला। जितेंद्र दीक्षित, मैं एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा कमेंट आपसे 30 सेकंड में। अगले 3-4 महीने में और विवाद आप देखते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है और आने वाले वक्त में जब स्थानीय निकाय के चुनाव की सरगर्मी तेज हो जाएगी तो मुझे लगता है कि और ज्यादा विवाद होंगे। स्थानीय निकाय को लेकर गठजोड़ करना है, नहीं करना है, अलग अलग चुनाव लड़ना है, साथ में लड़ना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर महामंडलों के बंटवारे होंगे, उसको लेकर भी तो मुझे लगता है कि ये जो टकराव है ये और ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है जितेंद्र, आपकी जिम्मेदारी है, नजर बना के रखिएगा, आप पहुंचाएंगे दर्शकों तक कि क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग वर्मा जी, राजू वाघमारे जी, राजू पांडे जी, चरण सिंह सापरा साहब, विवेक श्रीवास्तव जी और जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। लेकिन आने वाले वक्त में क्या और सियासी गर्मी बढ़ेगी, इस पर सबकी नजर है, देश की नजर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो हमने मुकाबला में जो सवाल पूछे वो एक एक करके आइए आपको बताते हैं। हमने पूछा क्या शिंदे और फडणवीस में शीत युद्ध चल रहा है? हमने पूछा क्या शिंदे राज्य में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? साथ ही हमने पूछा महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से पहले क्या ये सियासी पैतरे हैं? और हमने ये भी पूछा कि शरद पवार का अगला कदम क्या होगा। मुकाबला में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए।